ये इतिहास की आपको डेमो क्लास दी जा रही है। ये केवल व्यवहारिक क्षेत्र के स्टूडेंट के लिए है। जो भी वनडे एग्ज़ाम्स या एमपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए डेमो क्लास है। आप इस डेमो क्लास को देखिए। जो मेरे द्वारा जीएस की क्लास स्टार्ट की जा रही है वो 1 नवंबर से स्टार्ट की जा रही है। शुरुआत के 50 स्टूडेंट्स के लिए 50 स्टूडेंट्स के लिए 50% फ़ीस ही रहेगी, जबकि इसके बाद के स्टूडेंट्स के लिए 100% फ़ीस होगी। इसके अलावा जो गरीब स्टूडेंट्स हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, वो मुझसे आकर बात करेंगे। उनके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दूंगा, लेकिन उनको पहले मुझसे आकर बात करनी पड़ेगी। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर से। 4 दिन की डेमो क्लास फ्री रहेगी। 4 दिन आप फ्री में बैठ सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि आगे पढ़ना चाहिए, चीज़ें समझ में आ रही हैं या ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए उपयोगी है, तो आप क्लास ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, 2 चीज़ें होती हैं कि एक तो हम परीक्षा के उद्देश्य से पढ़ें, ये हमारा पहला उद्देश्य होता ही है कि हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। लेकिन दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि दोस्त, ये सिलेबस इतना शानदार है जीएस का कि ये सिलेबस आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, खासतौर से जो एमपीपीएससी का है और यूपीएससी का है। इसलिए क्योंकि आप इसमें वो सारी चीज़ें सीखते हैं जिसमें एक आपके शानदार व्यक्तित्व का निर्माण होता है। आप यहाँ से पढ़ने के बाद किसी वकील से कानूनी भाषा में बात कर सकते हैं, उसकी चीज़ों को समझ सकते हैं, अपनी चीज़ों को समझा सकते हैं। किसी पुलिस के व्यक्ति से बात कर सकते हैं, धाराओं को समझ सकते हैं, उनसे कानूनी भाषा में बात कर सकते हैं, अपने अधिकार जान सकते हैं, अपने कर्तव्य जान सकते हैं। और इसके अलावा जो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग तबके के लोग होते हैं, जैसे आपको किसान से बात करनी है तो आप खेती के बारे में कुछ जानकारी रखोगे यहाँ से पढ़ने के बाद, तो आप खेती के बारे में उससे बात कर सकते हो। आप डॉक्टर से उसकी मेडिकल लैंग्वेज में बात कर सकते हो, क्योंकि आपने सिलेबस पढ़ रखा है, सारी चीज़ें आपको जानकारी होंगी, समझ सकते हैं। दूसरी चीज़, हम ये समझते हैं कि और भी कई क्षेत्र ऐसे होते हैं, जैसे राजनीति क्षेत्र होता है। आप जनता हैं, आप वोट करते हैं, तो यहाँ पर आप संविधान भी पढ़ेंगे। संविधान पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि वास्तव में आपके क्या क्या अधिकार हैं। आपको ये समझ में आएगा कि वास्तव में मालिक कौन होता है, जनता होती है, जबकि ये नेता, ये अधिकारी, ये आपके सेवक होते हैं। इनको ट्रेनिंग में भी ये चीज़ बताई जा सकती है कि जब आपके पास कॉल आएगा किसी पब्लिक सेक्टर से या किसी भी व्यक्ति का फ़ोन आएगा, तो आप ये बोलेंगे, श्रीमान जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं इस थाने से यह व्यक्ति बोल रहा हूँ। लेकिन ट्रेनिंग के बाद शायद ये ट्रेनिंग की बातें लोग भूल जाते हैं। तो आप जब एक पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, यहाँ से सिलेबस को समझेंगे, सीखेंगे और उसको जिएंगे, तो आप भी अपने अधिकार को जान पाएंगे और उनसे अपने अधिकार पूर्ण तरीके से बात कर पाएंगे। दोस्तों, शिक्षा वो होती है जो हम अपने जीवन में उतार लें। जैसे हमने पढ़ा, या महिलाएं ही समझ लीजिए, होम साइंस में पढ़ते हैं कि सब्जी को काटने से पहले धुलना चाहिए और एक बार काट लेने के बाद फिर धुलना चाहिए। अब अगर वो ये इस चीज़ का पालन नहीं करती हैं तो ये शिक्षा नहीं है। हम अगर पढ़ते हैं कि दहेज लेना कानूनन अपराध है या दहेज लेना गलत है, उसके बाद भी अगर हम दहेज ले रहे हैं तो ये शिक्षा नहीं हो सकती। फिर ये आप अशिक्षित ही मानिए, फिर वो शिक्षा नहीं हो सकती। शिक्षा केवल वही है कि जो आपने पढ़ा और उसको अपने जीवन में उतारा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस सिलेबस में संविधान से मुझे याद आया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे पढ़ेंगे तो आपके उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ना लिख के सिलेबस में पॉलिटी लिखा हुआ है। तो संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में अंतर क्या है, जबकि हम पढ़ते दोनों चीज़ें हैं। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान, और पॉलिटी। हमारे सिलेबस में पॉलिटी लिखा हुआ है, क्यों? आइए समझ लेते हैं। पॉलिटी के अंदर जबकि हम संविधान भी पढ़ लेते हैं, तो इसमें फिर अलग अलग शब्द क्यों हैं, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? संविधान एक नियमों की किताब है। जैसे आप घर में रहते हैं और आप देखते हैं कि घर में रहते रहते कई लोग जो है तो जूता चप्पल पहन के बाहर आ जाते हैं, जिससे घर गंदा हो जाता है। तो घर में एक नियम बना दिया जाता है कि जूते चप्पल अब बाहर ही उतारे जाएंगे, इतने समय घर में पूजा हो जाएगी, इतने बजे घर के अंदर सब आ जाएंगे। अगर किसी ने इस नियम का उल्लंघन किया तो उसको जो है खाना नहीं मिलेगा, मतलब दंड दिया जाएगा। इन नियमों को जब बड़े स्तर पर लागू किया जाए या देश के स्तर पर लागू किया जाए तो बहुत सारे नियम बनाए जाएंगे
कि अगर किसी व्यक्ति ने चोरी की तो उसके लिए यह दंड होगा, अगर किसी ने किसी की हत्या की तो उसके लिए फांसी की सज़ा होगी। तो इन नियमों को बनाने के लिए कि इस नियम से देश चलेगा, एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था हमारा संविधान, या हम जिसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। नियमों का एक पूरा ब्यौरा, नियमों की एक किताब, जिसे बनने में कम से कम 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो ये तो संविधान में हो गया, ये संविधान है जो एग्जैक्ट लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे देश चलेगा, ये नियम है। अब पॉलिटी क्या है समझिएगा। मान लीजिए किसी संविधान के अनुच्छेद में यह भी लिखा है कि 18 वर्ष से ऊपर के युवक और युवती आपस में सहसहमति से रह सकते हैं। लिविंग रिलेशनशिप जो आज चर्चा में चलता है, लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं विवाह के पहले। किस में लिखा हुआ है? संविधान में। या 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति अपनी मर्जी से विवाह कर सकते हैं। 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति अपने जाति से बाहर जाकर भी विवाह कर सकते हैं, जिसे इंटरकास्ट मैरिज कहते हैं। ये सारी चीज़ें संविधान में लिखी हुई हैं, लेकिन क्या हमारा समाज इस चीज़ को मान्यता देता है कि विवाह के पूर्व 2 युवक युवती आपस में रह सकें साथ में? नहीं मान्य होता। या 18 वर्ष के बाद कोई भी व्यक्ति या स्त्री या पुरुष आपस में सहसम्मति से विवाह कर सकें, अलग अलग जाति होने के बावजूद भी, ये भी हमारे समाज में मान्य नहीं है। तो ये जो समाज के अनुसार एक नियम चल रहा है वो पॉलिटी कहलाता है। जो इस पुस्तक में लिखा गया है वो क्या है? संविधान। और जो समाज अपने अनुसार चल रहा है उसे कहते हैं पॉलिटी। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान और पॉलिटी में अंतर क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी डेमो क्लास वास्तव में इतिहास की है, हिस्ट्री की है, तो हम उसी और आगे बढ़ते हैं। इतिहास। दरअसल कईयों के मुंह से ये सुनने को मिलता है कि इतिहास बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होती है, हिस्ट्री। लेकिन दरअसल इतिहास आपको बचपन में कहानी सुनने में तो बड़ा मज़ा आता था। जब आप दादा से या नानी से या नाना से कहानी सुनते थे, दादी से कहानी सुनते थे, आपको बड़ा मज़ा आता था। आज भी ये एक कहानी ही है कि हम कहाँ से कहाँ तक आ गए, क्या कहानी है इसकी। तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये टेम्परामेंट समझना होगा कि इतिहास है क्या, इसके पढ़ने की आवश्यकता क्या है। समझते हैं दोस्तों। आप खुद इमेजिन करिए, आज आपको भूख लगती है, आप 10 मिनट में एक पराठा बना के खा जाते हैं। कितना टाइम लगा? 10 से 15 मिनट, मैं कहता हूँ 15 मिनट लग जाते हैं। लेकिन सोचिए इसका इतिहास कितना लंबा होगा। कब हम इस स्टेज पे पहुँचे कि आज 15 मिनट में हम कर लेते हैं। कल को और मशीनें आ जाएंगी तो हो सकता है हम सीधे गेहूँ डालें उस पर और हमें पराठा मिल जाए, 1 ही मिनट लगे। लेकिन ये 1 मिनट की यात्रा तय करने के लिए हमें कितने हज़ार साल गुजरना पड़ा, इसको जानने के लिए इतिहास कहते हैं। कभी हज़ारों साल पहले लोहे की खोज हुई होगी, आग की खोज हुई होगी, फिर कई सौ सालों बाद, कई हज़ार साल बाद अनाज की खोज हुई होगी, खेती की जा सकती है, इस बात की खोज हुई होगी। फिर गेहूं से आटा बनाया जा सकता है और वनस्पति घी भी तैयार किया जा सकता है। इन सब को तैयार होने में आपस में हज़ारों साल लगे होंगे। फिर एक समय ये भी आया होगा कि उस लोहे से तवा बनाया गया होगा, उस आटे से एक रोटी बनाई गई होगी, फिर उस पर वनस्पति का लेप लगाया गया होगा, घी लगाया गया होगा, उस तवे के नीचे आग जलाई गई होगी और एक पराठा तैयार हुआ होगा। तो दरअसल ये हज़ारों साल की यात्रा है जो आज हम 10 मिनट में एक पराठा खा जाते हैं। ये तो थी एक बात। दूसरी बात, आप इस चीज़ को समझिए कि अगर हम इतिहास पढ़ते हैं और वर्तमान में लागू करते हैं तो बेहतर परिणाम मिलते हैं। कहते हैं ना कि अनुभव ही सबसे अच्छी चीज़ होती है, अनुभव से व्यक्ति बहुत ज़्यादा सीखता है। बिल्कुल सही बात है। इसी अनुभव को पाने के लिए हम इतिहास को पढ़ते हैं। मान लीजिए हम किन्हीं दो राजाओं के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि युद्ध के दौरान उस राजा ने ये गलती कर दी थी, तो आज हमारे देश का जब किसी अन्य देश से युद्ध होगा हम वो गलती नहीं दोहराएंगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है उस राजा ने ये गलती की थी, उसकी हार हो गई थी। या फिर किसी राजा ने बहुत अच्छी रणनीति बनाई थी और युद्ध जीत लिया था, तो आज हमारे देश की जब दूसरे देश से लड़ाई होगी तो हम बहुत अच्छी वही रणनीति को अपनाएंगे और बेहतर परिणाम हासिल करेंगे, जीत हासिल करेंगे।
तो उस अनुभव को पाने के लिए ही हम इतिहास का अध्ययन करते हैं कि हम पुरानी चीज़ों को जानते हैं। इसी तरह सारी चीज़ जो भी हमारी पढ़ाई होती है, जिसको हम पढ़ाई कहते हैं, दरअसल पढ़ाई एक लोडेड शब्द हो जाता है कि अरे पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। लेकिन सोचिए कि हम सारी चीज़ों को जान के कितना खुश हो जाएं कि चलो हमें ये भी जानकारी मिल गई, उस चीज़ को हम सीख लें और फिर उसको अपने जीवन में उतारें। उससे खूबसूरत चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, आपका उद्देश्य हो सकता है कि आप एग्ज़ाम फाइट करना चाहते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य थोड़ा सा और डायनेमिक है कि आप एक बेहतर इंसान बन सकें शिक्षा के माध्यम से। आप अपने नेताओं से, आप वकील से, पुलिस अधिकारी से या अन्य प्रशासनिक अधिकारी से काउंटर क्वेश्चन पूछ सकें। जब आप एक नेता को वोट करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति ने ये वादे किए थे या इसके अधिकार में, इसके कर्तव्य में ये धाराएं हैं। उन धाराओं को आप पढ़ोगे, फिर उससे आप क्वेश्चन पूछोगे कि इस धारा के तहत आपको ये काम करना चाहिए, आपने क्यों नहीं किया। जब आप प्रश्न पूछेंगे, विश्वास मानिए वो तिलमिला जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो गलत होंगे तब, अगर उन्होंने काम किया होगा तो फिर बेहतर है। इसलिए आज भी आप देखेंगे कि एक शिक्षित समाज की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और उस शिक्षित समाज के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि पहले हम खुद भी शिक्षित हों। तो इस क्लास में आपका स्वागत है। आइए मिलजुल के हम इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, संविधान, इकोनॉमिक्स और तरह तरह के अन्य सब्जेक्ट जैसे आपदा प्रबंधन, जब कोई आपदा आ जाती है तो हमें उसका प्रबंधन कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ सीखने में बड़ा मज़ा आने वाला है। तो 1 नवंबर से क्लास स्टार्ट हो रही है, आप ज्वाइन कीजिए। आगे बढ़ते हैं। इतिहास क्यों पढ़ते हैं हम समझ चुके हैं। अब देखते हैं इतिहास, जो हमारा भारतीय इतिहास है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। इतिहास के कालखंड को और सरल बनाने के लिए, उस कहानी को और सरल बनाने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला क्या, जो बहुत प्राचीन होगा, बहुत पहले का प्राचीन इतिहास या एंशिएंट हिस्ट्री। उसके बाद होगा बीच का समय, मतलब मध्यकाल का समय, तो उसको क्या बोला गया, मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। फिर हुआ होगा आज जो चल रहा है आधुनिक, तो आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। इसको बोलते हैं मेडाइवल और इसको बोलते हैं मॉडर्न। मेडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत इतिहास। तो दोस्तों, जो एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट होता है उसके बारे में हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में, मध्यकालीन इतिहास के बारे में, जो कि प्रारंभ होता है 712 ईस्वी से। कब से? 712 ईस्वी से। अब हम ये जानते हैं कि ये 712 ईस्वी से ही क्यों माना गया मध्यकालीन इतिहास। कुछ तो घटना घटी होगी, तब तो 7 से 12 से माना गया, 712 ईस्वी से। तो ये जानते हैं कि क्या हुआ था 712 ईस्वी में। इतना तक आप लिख लिए हो या समझ लिए हो तो आगे बढ़ते हैं। पहले इंडिया के एक मैप से समझते हैं। ये क्या है? इंडिया। अब आपको ये पता है इंडिया इधर नीचे पानी से घिरा हुआ है। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। इधर है हिमालय पूरा, ये पूरा क्षेत्र क्या है? ये यहाँ तक हिमालय है। अब समस्या ये आती है कि जब भी भारत पर आक्रमण होगा तो यहाँ से होना कठिन है, इस हिमालय से होना कठिन है, लेकिन ये जो ज़मीनी एरिया है जहाँ पे पंजाब है, ये यहाँ से आसान है। दोस्तों, यहाँ एक देश था अरब। कौन सा देश था? अरब। अब इस अरब में क्या घटना घटी और फिर भारत पर कैसे आक्रमण हुआ, इस चीज़ को हम समझेंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब आपको मेरे साथ साथ चलना है दोहराते हुए, जिससे आपको इतिहास आसान लगने लगेगी। इस कहानी को सुनिए और साथ साथ दोहराते चलिए। अरब में एक क्षेत्र है मक्का। अरब में
अरब देश में एक क्षेत्र है, कौन सा? मक्का, जहाँ पर 570 ईस्वी में, अब इस 712 ईस्वी जो मैंने आपको बताया था कि मध्यकालीन इतिहास 712 ईस्वी से स्टार्ट होता है, उसके 200 साल पहले चलते हैं और देखते हैं कि उस 712 के युद्ध की भूमिका क्या थी, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, उसकी जड़ कहाँ है। तो 570 ईस्वी में इसी सऊदी अरब के, ये कौन सा है? सऊदी अरब या अरब, इसके मक्का क्षेत्र में 570 ईस्वी में मक्का में पैगंबर हजरत मोहम्मद, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। अब पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का क्षेत्र में हुआ। कुछ समय बाद इनको हीरा नामक गुफा पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको कुछ देवदूत दिखे जिन्होंने इनको संदेश दिया, तो इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। ये सब घटना कहाँ घट रही है? इस सऊदी अरब में। इसका एक क्षेत्र है कहाँ पे? मक्का। मक्का क्षेत्र में 570 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। हीरा नामक गुफा पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। आगे चलकर 622 ईस्वी में, 622 ईस्वी में ये मक्का छोड़कर, मक्का जो इनका जन्म स्थान था, मक्का छोड़कर मक्का से मदीना चले गए। दोस्तों बहुत ध्यान से चलिएगा, फिर से रिवाइज करते हैं। सऊदी अरब के मक्का में 570 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। हीरा नामक गुफा पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इस्लाम धर्म की स्थापना की और 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले गए। ये जो मक्का से मदीना चले गए, इस घटना को इतिहास में हिजरी संवत कहा गया। क्या कहा गया? हिजरी संवत। हिजरी संवत क्या कहलाया? 622, मक्का से मदीना। आज भी आप देखते होंगे इस्लाम में मक्का मदीना दो तीर्थ स्थल हैं जहां हर एक मुस्लिम व्यक्ति, हर एक इस्लामिक व्यक्ति यात्रा के लिए जाता है, अपने तीर्थ यात्रा के लिए। कौन सा? मक्का और मदीना। तो मक्का से मदीना छोड़कर कब गए थे? 622 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद, और इतिहास में इस घटना को क्या कहा गया? हिजरी संवत। आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है आपको यहाँ तक याद हो गया होगा। अब देखते हैं। आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद 632 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। 632 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद की मृत्यु। ठीक है, अब ये घटना कहाँ घटी? पूरी मक्का में। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी अरब में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। इसने सुन रखा था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ जो है मतलब धन धान्य से बहुत संपन्न है। अरब में इतना धन था नहीं, तो इन्होंने क्या किया? मोहम्मद बिन कासिम ने ये सोचा कि क्यों ना हम भारत में आक्रमण करें और यहाँ से धन लूट कर लाएं। तो मोहम्मद बिन कासिम ने प्लान किया और चल दिया अपनी सेना लेकर। अब आपको ही पता है कि आक्रमण कहाँ से किया जा सकता है? इसी पंजाब वाले क्षेत्र से। जितने भी आक्रमण हुए भारत पर इसी क्षेत्र से हुए। ठीक है, अब देखिएगा, ये कहलाता था
जो आज पंजाब है ये कहलाता था सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत? सिंध प्रांत, क्योंकि यहाँ पर सिंधु नदी बहती थी, उस सिंधु नदी के कारण ही यह सिंध प्रांत कहलाया। अरब, अब क्वेश्चन क्या बनते हैं देखिएगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा कि भारत पर सर्वप्रथम किस विदेशी आक्रांता ने आक्रमण किया, किस देश ने? तो आप बोलोगे अरब देश ने। किस व्यक्ति ने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। किस जगह पर किया? तो सिंध पर किया। अब सिंध का शासक कौन था? तो हम यहाँ पर फिर डायग्राम बनाते हैं एक। दोस्तों, जब ये आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर, वहाँ का शासक होता है दाहिर, जो कि एक हिंदू शासक रहता है। क्या नाम रहता है? दाहिर। यहाँ पर पहुँचते ही मोहम्मद बिन कासिम दाहिर से पूछता है, क्यों दाहिर, थोड़ा सा युद्ध हो जाए, अपन दोनों युद्ध खेलते हैं। दाहिर हिंदू शासक था, खून भी गर्म था, विदेशी आक्रांता को कैसे बर्दाश्त कर लेता। बोला हाँ हो जाए, युद्ध लड़ते हैं। दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है, और जो युद्ध होता है वो होता है 20 जून 712 ईस्वी को। अब आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा 712 मध्यकालीन इतिहास कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, क्यों प्रारंभ हो रहा है 712 से भारत में? वो इसीलिए क्योंकि पहली बार मोहम्मद बिन कासिम 712 में, ये पहली बार भारत पर आक्रमण हो रहा है। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 712 ईस्वी में। इसलिए मध्यकालीन का प्रारंभ कहाँ से होता है? 712 ईस्वी से। अब 20 जून 712 को जो युद्ध होता है दाहिर के और मोहम्मद बिन कासिम के बीच, इसको बोलते हैं रावर का युद्ध। तो चूंकि 20 जून 712 ईस्वी को ये रावर का युद्ध हुआ, इसलिए यहाँ से मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ होता है। 712 का ये जो युद्ध हुआ 20 जून को रावर का, जिसमें दाहिर परास्त हुआ और दाहिर मार दिया गया, इस युद्ध की जानकारी हमें जो है एक पुस्तक है चचनामा। चचनामा, इस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है इस युद्ध के बारे में। पुस्तक का नाम क्या है? चचनामा। इस पुस्तक के जो रचयिता थे उनका नाम था काजी इस्माइल। काजी इस्माइल। ये पुस्तक जो है अरबी भाषा में लिखी गई थी। इसके रचयिता काजी इस्माइल थे। भाषा क्या थी इसकी? अरबी। इसका फारसी में अनुवाद, इस पुस्तक का फारसी अनुवाद अबू बकर कुफी ने किया था। अबू बकर कुफी ने। आपको एक बात मैंने बताना भूल गया, जब पैगंबर हज़रत मोहम्मद की मृत्यु हो गई थी तो उनके बाद पैगंबर बनने वाले शुरुआत के 4 व्यक्ति कौन थे? पहले पैगंबर कौन बने उनके बाद? तो पहला नाम था अबू बकर। अबू बकर पहले व्यक्ति कौन थे? अबू बकर। तो पहले व्यक्ति कौन थे जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद की मृत्यु के बाद पहले व्यक्ति बने? उनका नाम था क्या? अबू बकर। पैगंबर हज़रत मोहम्मद की मृत्यु के बाद पहले जो पैगंबर बने उनका नाम था अबू बकर। दूसरे का नाम था उमर। तीसरे का नाम था उस्मान। और चौथे का नाम था अली। अबू बकर पहले पैगंबर हज़रत मोहम्मद की मृत्यु के बाद, उमर दूसरे, उस्मान तीसरे, अली चौथे, और एक अब्दुल मसीद करके थे जो आखिरी थे। वो मैं आपको जब आपकी लाइव क्लास लूँगा तो आपको बताऊँगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या आपको कहानी समझ में आ गई मैप में? आगे हम डायग्राम बना के समझते हैं। दाहिर परास्त हुआ, चचनामा से हमें इसकी जानकारी मिली, और इसका फारसी अनुवाद किसने किया? अबू बकर कुफी ने। मोहम्मद बिन कासिम का उद्देश्य भारत में साम्राज्य स्थापित करना या यहाँ का राजा बनना उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य था क्या? इस्लाम का प्रचार करना, इस्लाम का प्रचार और धन लूटना।
क्या था दूसरा? धन लूटना। ये दो उद्देश्य थे इनके। जितने समय तक ये यहाँ रहे, इन्होंने सर्वप्रथम, किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। हिंदुओं पर जजिया। जजिया कर क्या होता है? जजिया कर हिंदुओं पर एक धार्मिक कर था, तीर्थ कर जिसके कहते हैं। जो हिंदू तीर्थ यात्रा पर जाते थे उनको एक प्रकार का कर दिया जाता था, उनको कर देना पड़ता था, उसका नाम क्या था? जजिया। तो क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदुओं पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। हम बात अभी किससे कर रहे हैं? मोहम्मद बिन कासिम, जो कि पहला आक्रमणकारी था भारत पर, जो कि कहाँ से था? अरब से था। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के, इसे मिटा देता हूँ आगे का। मोहम्मद बिन कासिम के दरबार में एक व्यक्ति रहता था, दरबारी कवि जिसे कहते हैं। तो कौन था वो दरबारी कवि? उसका नाम था अल-फाज़री। अल-फाज़री, जिसने एक पुस्तक लिखी थी, किताब उल जिज। किताब उल जिज। यहाँ तक आपको याद हो गया होगा कि अरब से एक व्यक्ति आया, मोहम्मद बिन कासिम, भारत पर आक्रमण किया 20 जून 712 ईस्वी को। इस युद्ध को बोला गया रावर का युद्ध। मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच लड़ा गया। किस प्रांत में लड़ा गया? सिंध प्रांत में लड़ा गया। कौन हारा? दाहिर हार गया, मोहम्मद बिन कासिम जीत गया। इस युद्ध की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? चचनामा से, जिसके रचयिता थे काजी इस्माइल। इसका फ़ारसी अनुवाद किसने किया? अबू बकर कुफ़ी ने। ओरिजिनल चचनामा किस में लिखी गई थी? तो अरबी भाषा में। इसका उद्देश्य क्या था मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण करने का? इस्लाम धर्म का प्रचार करना और धन को लूटना, धन लूटना। तीसरा, हिंदुओं पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? तो यही मोहम्मद बिन कासिम। इसके दरबार में एक कवि रहता था जिसका नाम था अल-फाज़री। इसने किताबुल जिज लिखी। इसके बाद इसकी कहानी हो जाती है ख़त्म। फिर आगे आते हैं। ये तो पहला आक्रमण था, पहला देश था जिसने भारत पर आक्रमण किया। अब दूसरा आक्रमण भारत पर होगा, तुर्कों का आक्रमण। तुर्क मतलब तुर्की, टर्की जिसे कहते हैं। टर्की जो देश है, तुर्क, यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है गजनी। बहुत छोटा सा क्षेत्र है। यहाँ पर एक हुआ अलप्तगीन। अलप्तगीन 963 ईस्वी में, 963, इसने यहाँ पर गजनी वंश की स्थापना की 963 ईस्वी में। इस अलप्तगीन का गुलाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनवी। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ये वही महमूद गजनवी है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि महमूद गजनवी कौन था? अलप्तगीन के गुलाम सुबुक्तगीन का पुत्र। महमूद गजनवी अपने छोटे भाई इस्माइल खां, छोटे भाई किसके? इस्माइल खां की हत्या कर दिया और 998 ईस्वी में, 998 ईस्वी में खुद शासक बन गया। अब गजनी वंश का शासक कौन है? महमूद गजनवी अपने छोटे भाई इस्माइल खां की हत्या करके खुद शासक बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब महमूद गजनवी के बारे में जानते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपका क्या था कि भारत में किस देश ने पहली बार आक्रमण किया? अरब ने। किस व्यक्ति ने? मोहम्मद बिन कासिम ने। दूसरी बार कौन किया? अरबों के बाद फिर कौन किया? तो तुर्क देश ने, तुर्कों में गजनी वंश ने। और उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसने तुर्क से पहली बार आक्रमण किया? तो उसका नाम था क्या? महमूद गजनवी। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। महमूद
गजनवी। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में शासक बना और बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह से 2 उपाधियां धारण किया, 2 पद धारण किया। पहला क्या था? यमीन उद दौला, यमीन उद दौला, या अमीनुल मिल्लत। किससे? बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह से। ठीक है दोस्तों, आप चिंता मत कीजिए, जब आप डेमो क्लास में आएंगे या फर्स्ट क्लास में आएंगे तो हम एकदम फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ, मतलब 0 से नहीं बल्कि माइनस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि अगर आप नहीं लिख पाए हैं या कोई चीज़ आपकी छूट गई है तो आपको सारी चीज़ें क्लास में उपलब्ध कराई जाएंगी, साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अब महमूद गजनवी ने 2 उपाधियां धारण की, साथ ही शासक बनने के साथ इसने कसम खाया, क्योंकि तब भी तुर्कों का कहीं छोटा छुटपुट आक्रमण भारत पर होते रहते थे। इसने कसम खाई राजा बनते हैं कि मैं भारत में जब तक जीऊँगा तब तक भारत पर आक्रमण करूँगा। ठीक है, और आप देखेंगे कि आगे हर साल 2 साल में 3 साल पे यह भारत पर आक्रमण करता था और भारत पर टोटल इसने 17 बार आक्रमण किया है। तो भारत पर आक्रमण किस क्षेत्र से करेगा? इसी सिंध प्रांत से। और इसने जब सबसे पहले इस क्षेत्र पर आक्रमण किया तो यहाँ का शासक था जयपाल। कौन से सन में? 1001 ईस्वी में इसने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया महमूद गजनवी ने। और यहाँ का शासक कौन था? जयपाल, महमूद गजनवी। इसमें जयपाल पराजित हो गया, चूंकि महमूद गजनवी के पास सेनाएं अधिक थीं, अधिक घुड़सवार थे, आधुनिक शस्त्र थे। पुनः अगले ही वर्ष अब जयपाल से युद्ध जीतने के बाद इसने ढेर सारी संपत्ति लूटी और इसके बाद चला गया वापस गजनी। फिर वापस आया 1002 ईस्वी में अगले ही साल और पुनः आक्रमण किया किस पर? जयपाल पर। जयपाल इस बार अच्छी तैयारी में था, उसके बावजूद भी हार गया। जब जयपाल युद्ध दोबारा हार गया तो इसको बड़ी आत्मग्लानि हुई, क्योंकि हिंदू शासक था, आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, इसने स्वयं को आग लगा ली, आत्मदाह करके यह मर गया। ठीक है, कहानी आगे बढ़ती रही। इस जयपाल के पुत्र आनंदपाल पर 1009 ईस्वी में आक्रमण किया। 1009 ईस्वी में किस पर आक्रमण किया? इसी के जयपाल के उत्तराधिकारी आनंदपाल पर। आनंदपाल, इसको ही परास्त किया। 1018 ईस्वी में त्रिलोचन पाल, इसी आनंदपाल के उत्तराधिकारी त्रिलोचन पाल पर 1018 ईस्वी में किया आक्रमण और इसको ही परास्त कर दिया। इसके बाद यह युद्ध करता रहा, कई बार आक्रमण किया। इसका दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, दूसरा मतलब कि अगला 1025 ईस्वी में इसमें सोमनाथ पर आक्रमण किया। सोमनाथ पर आक्रमण किया। दोस्तों, ये वही सोमनाथ मंदिर है जो गुजरात में स्थित है और उस समय पे अपार धन संपत्ति थी इस पर, मतलब इतनी कि सारे देश को खाना खिलाया जा सकता था, इतनी संपत्ति थी इस पर। महमूद गजनवी ने यहाँ पर आक्रमण किया और भयंकर तरीके से हत्याएं किया और मूर्तियों को तोड़ा और यहाँ का अपार धन जो है लूट लिया। आपको एक बात और मैंने बताना भूल गया, इसने 2 उपाधियाँ और धारण की थी महमूद गजनवी ने, एक गाजी की और एक बुत सिकन की। गाजी का अर्थ था
विधर्मियों का नाश करने वाला, विधर्मियों का नाश करने वाला। और बुत्सिकन का अर्थ था मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्तियों को तोड़ने वाला। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसने साधुओं की हत्या की, वहाँ की मूर्तियों को तोड़ा और अपार धन लूटकर वापस कहाँ ले जाने लगा? गजनी। जब ये यहाँ से धन लूटकर गुजरात से वापस जा रहा था समुद्र के रास्ते, तो यहाँ पर जाटों ने, जाट एक जाति होती है, उस समय यहाँ पे ये लुटेरे थे, ये लूटपाट का काम करते थे। इन जाटों ने इसको बड़ा परेशान किया, महमूद गजनवी को, क्योंकि अपार धन लेट कर जा रहा था। महमूद गजनवी अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए इनसे उलझा नहीं, बल्कि अपने धन को पहले ठिकाने लगाया, कहाँ पर? गजनी पहुँचा दिया। फिर वहाँ से वापस लौटा, कब? 1027 ईस्वी में वापस आया और जाटों का समूल नाश कर दिया। जाटों के खिलाफ युद्ध लड़ा और यही महमूद गजनवी की अंतिम विजय थी। 1027 ईस्वी में इन्होंने, महमूद गजनवी ने जाटों का समूल नाश कर दिया। इसके अलावा एक घटना और घटी थी। जब ये 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया था, तब यहाँ का शासक था भीम प्रथम, भीम प्रथम या मूलराज प्रथम। लेकिन जब ये मथुरा और उसके आसपास क्षेत्रों पर आक्रमण कर रहा था, वहाँ का शासक था राज्यपाल, उसने जो है इसका विरोध नहीं किया। किसका? महमूद गजनवी का। तो एक विद्याधर शासक था, विद्याधर शासक था। यह बड़ा नाराज हुआ राज्यपाल पर कि जब वो तुम्हारे क्षेत्र में मथुरा पर आक्रमण कर रहा था, महमूद गजनवी लूटपाट कर रहा था, तब तुम क्या कर रहे थे? तुमने इसका विरोध क्यों नहीं किया? तो इसने, विद्याधर ने 2-3 राजाओं को आपस में मिलाया और राज्यपाल पर आक्रमण कर दिया। ये बात पता चली महमूद गजनवी को कि उसने मेरा विरोध नहीं किया था, इसलिए राज्यपाल पर इसने आक्रमण कर दिया विद्याधर ने। तो इसने, महमूद गजनवी ने विद्याधर को युद्ध के लिए ललकारा। ये भी तैयार हो गया कि लड़ते हैं युद्ध। अब एक नदी के उस पार महमूद गजनवी की सेना पड़ी हुई है, नदी के इस पार विद्याधर की सेना पड़ी हुई है। सुबह 4 बजे भोर में इसने, विद्याधर ने, महमूद गजनवी के घोड़ों को देखा दौड़ते हुए, और वो घोड़े इतने लंबे चौड़े थे, केवल उन घोड़ों को देख के डर गया और ये विद्याधर बिना युद्ध लड़े ही भाग गया। जब बिना युद्ध लड़े ही भाग गया तो आपसे इतिहास में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप जब क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे तो उसमें प्रश्न आएगा कि ऐसा कौन सा शासक था जो महमूद गजनवी से कभी परास्त नहीं हुआ? आपको आंसर देना पड़ेगा विद्याधर, जबकि आपको पता है कि युद्ध लड़ा ही नहीं है, और युद्ध लड़ा नहीं तो हारेगा कहाँ से? लेकिन आपको जवाब में यही लिखना है कि विद्याधर ऐसा शासक था जो महमूद गजनवी से कभी परास्त नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 1027 ईस्वी में 1027 ईस्वी में अंतिम विजय किसकी हुई? जाटों से अंतिम विजय होने के बाद महमूद गजनवी 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? महमूद गजनवी की। दोस्तों, ये थी हमारी इतिहास की डेमो क्लास। जितना भी अभी आप लोगों ने पढ़ा, पहला अरब आक्रमण, फिर तुर्की आक्रमण, इस्लाम धर्म का स्थापना, इस्लाम धर्म की सारी चीज़ों हम लोगों ने पढ़ी। आपको उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होगी, मज़ा भी आया होगा। अब आपको इसके आगे की क्लास पढ़नी है तो आप 1 नवंबर से जीएस क्लास पे आइए, आपको इसके आगे का कोर्स पढ़ाया जाएगा। 4 दिन की डेमो क्लास फ्री रहेगी। शुरुआत के 50 स्टूडेंट के लिए केवल 50% फ़ीस ही रहेगी। उसके बाद के एडमिशन के लिए 100% फ़ीस रखी जाएगी। जो गरीबी रेखा के नीचे आने वाले व्यक्ति हैं या बच्चे हैं और वो पढ़ना चाह रहे हैं, वो मुझसे आके बात करेंगे, उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दूंगा। दोस्तों, आप ये 4 दिन की डेमो क्लास जो फ्री होने वाली है, कम से कम आप इस पर तो बैठिए ही। उसके बाद आप खुद निर्णय लीजिए कि आपको आगे क्लास में बैठना है या नहीं। तो मैं आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए और अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करिएगा। कॉलिंग नंबर है 9359013681 एंड व्हाट्सएप नंबर है
8085749044। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिएगा। धन्यवाद।